नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार और समावेशन के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने गजा शांति योजना की सफलता पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को बधाई दी। भारत ने जैव विविधता संरक्षण को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप जारी किया। भारत ने गुवाहाटी में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरिया को हराकर अपना पहला मिक्स टीम पदक पक्का किया। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा तथा अंतिम टेस्ट मैच आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बिहार चुनाव के लिए लगभग 8.5 लाख अधिकारी तैनात किए गए हैं। आयोग ने बताया है कि बिहार में पहली बार 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र विशेष रूप से महिलाओं या दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मनाने में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि 12 या 13 अक्टूबर को सीट समझौते पर घोषणा होगी। इधर महागठबंधन के दलों कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच पटना में बातचीत होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को और सुदृढ़ कर सकती है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले 1 दशक में प्रौद्योगिकी बड़ी संख्या में लोगों तक किफायती ढंग से पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार और समावेशन के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। इंडिया एआई मिशन के तहत हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं ताकि हर इनोवेटर और स्टार्टअप को सस्ती और आसान सुविधा मिले। हमारा प्रयास है कि एआई के बेनिफिट हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर लैंग्वेज तक पहुंचना चाहिए। हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, स्किलिंग हब्स और इंडिजिनियस एआई मॉडल्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भर में होने वाले डिजिटल लेन देन का आधा हिस्सा भारत में होता है। आज भारत में डिजिटल पेमेंट एक रूटीन बन चुका है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जेम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल को जाता है। आप यूपीए के ट्रांजैक्शन ही देखिए, आज हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इनकी वैल्यू 25 ट्रिलियन रुपीस से अधिक है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक गजा शांति योजना की सफलता पर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नेतन्याहू के साथ कल रात फोन पर हुई बातचीत में इस पहल के अंतर्गत हुई प्रगति की प्रशंसा की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से बंधकों की रिहाई और गजा के लोगों को बढ़ी हुई मानवीय सहायता प्रदान करने के समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत का विवरण साझा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कहीं भी और किसी भी रूप में आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक गजा शांति योजना की सफलता पर श्री ट्रंप को बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ता में हुई सकारात्मक प्रगति की भी समीक्षा की। अमेरिका ने इसराइल और हमास के बीच गजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमत होने की घोषणा की थी। शांति योजना के अंतर्गत गजा पट्टी में हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और इस क्षेत्र का विसैन्यीकरण होगा। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच कल मुंबई में हुई बातचीत में भी गजा की स्थिति पर चर्चा की गई थी। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी एक सप्ताह की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि श्री मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने भारत की यात्रा के लिए विशेष छूट दी है। श्री मुत्ताकी 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद किसी शीर्ष अफगान मंत्री की ये पहली यात्रा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज सुनिए हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नया जीएसटी सुधार हरियाणा के किसानों, निर्माताओं और छोटे उद्यमों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। संशोधित कर ढांचे के तहत विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है, जिससे ये वस्तुएं अधिक किफायती हो गई हैं और राज्य का औद्योगिक आधार मजबूत हुआ है। ऑटोमोटिव पार्ट्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने से वाहन और अधिक किफायती होंगे। इस कदम से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के ऑटोमोटिव बाजारों में हरियाणा की निर्यात क्षमता में भी सुधार होने की उम्मीद है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि मशीनरी, औजार और उर्वरकों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में पूसा परिसर से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। दूरदर्शन समाचार के साथ साक्षात्कार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार कम उत्पादकता वाले 100 जिलों की पहचान करेगी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित उपायों को लागू करेगी। हमने ये तय किया है कि कम उत्पादकता वाले जिले छांटे जाएं और उनमें कुछ विशेष प्रयत्न किए जाएं उत्पादकता बढ़ाने के। अगर कम उत्पादकता वाले जिलों को हम राष्ट्रीय औसत पर भी ले आए, नेशनल एवरेज पर, तो देश का कुल उत्पादन बढ़ जाएगा, हमारी जरूरतें भी पूरी होगी और उनकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। ऐसे 100 जिले चयनित किए गए हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। भारत ने IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में अपने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विजन 2025-30 का अनावरण किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सम्मेलन के एशिया मंडप में इसे जारी किया। ये पहल जैव विविधता से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित करने, खतरे के आकलन और साक्ष्य आधारित संरक्षण योजना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए राष्ट्रीय रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करना है। अब तक मूल्यांकन की गई 1,63,000 प्रजातियों में से लगभग 28% विलुप्त होने के कगार पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री के मुद्दों पर आज सुनवाई करेगा।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को इस मामले की सुनवाई की थी। इसमें प्रमाणित निर्माताओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न बेचने की शर्त पर ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी थी। अदालत ने केंद्र से राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध पर नए सिरे से विचार करने को भी कहा था। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार त्योहारों के दौरान ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का समर्थन करेगी ताकि लोग खुशी से त्योहार मना सकें। जम्मू कश्मीर सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समिति गठित की है। समिति का उद्देश्य योजनाओं की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नियमित निगरानी में सुधार लाना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पवित्र सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर बाद 2 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुखमनी साहिब के पाठ के साथ शुरू होगी। इसके बाद वर्ष की अंतिम अरदास होगी। इसके बाद ये तीर्थ स्थल शीतकाल के लिए बंद हो जाएगा। मौसम विभाग ने आज असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अगले 2 दिन तक पश्चिम बंगाल में गंगा के आसपास के क्षेत्र, लक्षद्वीप और तेलंगाना में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। बैडमिंटन में भारत ने कल असम के गुवाहाटी में विश्व जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में कोरिया को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने प्रतियोगिता के इतिहास में अपना पहला मिक्स टीम पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंडोनेशिया से होगा। ये मैच दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला शाम 4 बजे से चीन और जापान के बीच होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। विशाखापट्टनम में जीत के लिए 252 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। टूर्नामेंट में भारत की ये पहली हार है। भारत की टीम का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद प्रियंका। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा साझेदारी को जनसत्ता सहित आज अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, ब्रिटेन से मिलेंगी शिकारी मिसाइल, दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराएगी। दैनिक जागरण का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर के बीच वार्ता में उठा खालिस्तान का मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार का एक्शन, देश भर में सभी कफ सिरप कंपनियों का होगा ऑडिट। नवभारत टाइम्स की खबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को दिया निर्देश, अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को अपील दाखिल करने में दें कानूनी मदद। हंगरी के लेखक लास्लो कृष्णहोकोई साहित्य का नोबेल मिलने की घोषणा पर दैनिक भास्कर लिखता है, अविश्वसनीय रूप से लंबे वाक्य लिखते हैं लास्लो, पूर्ण विराम नहीं लगाते। पत्र का कहना है, 300 पन्नों का उपन्यास एक वाक्य में लिखा, कहते हैं पूर्ण विराम तो ईश्वर तय करते हैं, इंसानों के बस में कहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार और समावेशन के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गजा शांति योजना की सफलता पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को बधाई दी। भारत ने जैव विविधता संरक्षण को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप जारी किया। भारत ने गुवाहाटी में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरिया को हराकर अपना पहला मिक्स टीम पदक पक्का किया। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा तथा अंतिम टेस्ट मैच आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।